आदित्य ग्रुप के 33वें मंजिल पर बने कॉन्फ्रेंस रूम में सुबह का माहौल किसी भी दूसरे हाई लेवल इंटरव्यू जैसा ही था। गंभीर और ठंडा माहौल। हर किसी की निगाहें उस आदमी पर टिकी थीं जो मीटिंग टेबल के पीछे बीच की कुर्सी पर बैठा था। अर्जुन खन्ना, सख्त और किसी को न बख्शने के लिए मशहूर सीईओ ने जैसे ही अगले उम्मीदवार को बुलाने के लिए सिर हिलाया, अचानक दरवाजा खुल गया। अंदर कोई सफेद शर्ट और पेंसिल स्कर्ट पहने हाथ में मोटी फाइल लिए महिला नहीं थी जैसी कि पिछली उम्मीदवार थीं, बल्कि एक छोटी बच्ची थी। वह करीब 7 साल की दुबली पतली बच्ची थी जिसने पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जिसकी कॉलर घिस चुकी थी। हाथ में एक मुही तुही फाइल थी, बाल दो टेही में ही चोटियों में गुंथे हुए थे और पीठ पर एक छोटा सा बैग था जो उसके नाजुक शरीर के हिसाब से काफी भारी लग रहा था। पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गया। एक इंटरव्यूअर हंस पा, दूसरे ने अपनी भौहें सिकोलीं, किसी ने सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन सबसे पहले अर्जुन खन्ना की आवाज़ आई, जो चाकू की तरह थे। तुम्हें यहां अंदर आने की इजाजत किसने दी? यह बच्चों के खेलने की जगह नहीं है। बच्ची उस कठोर नर के सामने सहम गई, लेकिन फिर उसने सिर झुकाया और धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, मेरी मां बीमार हैं, वह चल नहीं सकती, इसलिए मैं उनकी जगह आई हूं। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर कुछ युवा कर्मचारियों की हंसी गूंज उठी। एक महिला ने अपने होंठ सिकोकर अपने सहकर्मी के कान में फुसफुसाया, माक लग रहा है। कैसी मां है जो अपनी बेटी को इंटरव्यू के लिए भेज रही है? एक दूसरे आदमी ने सिर हिलाया। यह सीईओ के पर्सनल सेक्रेटरी का इंटरव्यू है, कोई बच्चों का खेल का मैदान नहीं। हालांकि अर्जुन ने अभी तक बच्ची को बाहर जाने के लिए नहीं कहा था। उसने बच्ची को देखा, उसकी आंखों में थोड़ी हंसी थी, लेकिन साथ ही थोड़ी जिज्ञासा भी। बच्ची ने बिना झिझके उसकी तरफ देखा। मुझे सेक्रेटरी नहीं बनना, मैं बस आपसे अपनी मां को एक मौका देने के लिए विनती करने आई हूं, सिर्फ एक बार। उस लंबी सुबह में पहली बार कीबोर्ड की कोई आवाज नहीं आई, किसी ने फुसफुसाने की हिम्मत नहीं की। कमरा इतना शांत था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। किसी ने नहीं सोचा था कि एक बच्ची इतनी समझदारी से यह बात कहेगी। अर्जुन पीछे की ओर झुका, उसने अपनी बाहें बांधी और अपनी नरों से उस बच्ची को तौलने लगा। बच्ची सीधी खई रही, न आगे बई न पीछे हटी, बस वहीं खई रही। तुम्हारा नाम क्या है? दिया। मेरा नाम दिया शर्मा है। मेरी माँ का नाम माया शर्मा है। मेरी माँ ने अपना रेज्यूमे भेजा था, लेकिन कल से उन्हें बुखार है, इसलिए वह उठ नहीं पा रही हैं। मुझे लगा कि अगर मैं नहीं आई तो मेरी माँ को शुरुआत में ही बाहर कर दिया जाएगा और उन्हें इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। एचआर की प्रभारी एक बब ही उम्र की महिला ने मेज पर झुककर फुसफुसाया, मुझे याद है माया शर्मा की फाइल कल ही खारिज कर दी गई थी, वह योग्य नहीं है। अर्जुन ने उसकी ओर एक हल्की नज़र डाली, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसने फिर से बच्ची को देखा, उसकी तेज नरें कुछ नरम हो गई थीं, पता नहीं क्यों, लेकिन उस मासूम आवाज़ ने उसके दिल के किसी कोने को छू लिया था। तुम यहाँ कैसे आई? दिया ने तुरंत जवाब दिया, मैंने माँ के फ़ोन पर मैप देखा और फिर बस से आई। मैंने 3 बसें बदलीं और ड्राइवर अंकल से पूछा, मैं माँ की फाइल भी लाई हूँ। बच्ची आगे बहास के लिए पायल भी हरैन के लाई हूँ। अपने बैग से कागजों का एक मुहा तुहा बंडल निकाला और उसे ध्यान से कांच की मेज पर रख दिया। बोर्ड के सदस्य एक दूसरे को देखने लगे, कोई कुछ नहीं बोला। अब माहौल एक इंटरव्यू जैसा नहीं, बल्कि एक अजीब नाटक जैसा लग रहा था जो उनकी आंखों के सामने चल रहा था। एक आदमी ने उस माहौल को तोड़ने के लिए मैं पर थपथपाया, मुझे लगता है कि हमें इसे खत्म करना चाहिए, यह कोई मार्क नहीं है। लेकिन अर्जुन ने अपना हाथ उठाकर सबको चुप रहने का इशारा किया। अब वह बोर्ड की तरफ नहीं बल्कि उस बच्ची को घूर रहा था।
क्या तुम जानती हो तुम्हारी माँ ने किस पद के लिए आवेदन किया है? आपके सेक्रेटरी के लिए, जो हमेशा आपके साथ रहेंगी, आपका शेड्यूल बनाएंगी और दूसरे लोगों के साथ काम करेंगी। मेरी माँ टाइपिंग में बहुत अच्छी हैं, वह खाना बनाने और हिसाब किताब में भी बहुत अच्छी हैं। घर पर वह सब कुछ करती हैं और मुझे पाती भी हैं। अर्जुन कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गया, कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा है। बोर्ड के एक सदस्य ने धीरे से झुककर पूछा, क्या बच्ची को नीचे ले जाने के लिए सिक्योरिटी को बुलाने की जरूरत है? नहीं, जरूरत नहीं है, उसने संक्षिप्त में जवाब दिया। इस जवाब ने पूरे कमरे को हैरान कर दिया। तब तक दिया ने हाथ से लिखा हुआ एक कागज निकाला जिस पर बच्चों जैसी लिखावट थी। मैंने कल रात आपके लिए एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इसे पढ़ेंगे या नहीं। मैं बस पढ़ेंगे यह कहना चाहती थी कि मेरी माँ बहुत काबिल थीं, बस किसी ने उन्हें मौका नहीं दिया। अगर आप मेरी माँ को एक बार मिलने का बात करने का मौका देंगे, भले ही उन्हें नौकरी न मिले, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। बच्ची ने गहरा सिर झुकाया। उसके दोनों हाथ पेट के सामने सलीके से रखे हुए थे। उस खामोशी में अर्जुन ने उस बच्ची को एक बहुत अलग नज़र से देखा। सीईओ की कुर्सी पर बैठने के 10 सालों में पहली बार उसे लगा कि उसका दिल एक बच्चे के लिए पिघल रहा है। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्यों, लेकिन वह जानता था कि वह इस मामले को हमेशा की तरह नारंदा नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। उस खास इंटरव्यू के खत्म होने के तुरंत बाद अर्जुन अपने ऑफिस लौट आया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, नहीं दिया या उसकी मां की फाइल पर कोई फैसला सुनाया। लेकिन जब सबको लगा कि वह भूल गया है, तो उसी शाम उसने चुपचाप उम्मीदवारों के रिकॉर्ड सिस्टम को फिर से खोला। स्क्रीन पर उस महिला का नाम दिखाई दिया, माया शर्मा, 38 साल। उसने प्रोफाइल पर क्लिक किया। एक सरल, साफ सुथरी जानकारी सामने आई, जिसमें छोटे और मध्यम आकार की कंपनियों में 10 साल से ज्यादा का प्रशासनिक अनुभव था। लेकिन उसके बगल में एक लाल निशान था, साथ में एचआर विभाग का एक नोट था। सूर्या इंडस्ट्रीज से बिना किसी कारण के नौकरी छोड़ी। कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं, बैंक का करदार है, जांच के अनुसार खारिज। अर्जुन ने अपनी भौहें सिकोई। उसने सीधे एचआर हेड को फोन किया। क्या माया ने सूर्या इंडस्ट्रीज में काम किया था और बीच में ही नौकरी छोड़ दी थी? दूसरी तरफ से आत्मविश्वास से भरा जवाब आया, जी सर, रिकॉर्ड और वेरिफिकेशन के अनुसार उसने बिना किसी सूचना के नौकरी छोड़ी, कोई हैंडओवर नहीं किया। इसके अलावा उसके पास कोई खास डिग्री नहीं है और बैंक का कर भी है। एक साधारण उम्मीदवार जिसमें ध्यान देने लायक कुछ भी नहीं है। वह फाइल तो पहले राउंड में ही खारिज हो गई थी। अर्जुन कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और उसकी बेटी यहां तक आई अपनी मां के लिए एक मौका मांगने। एक 7 साल की बच्ची जो फाइल प्रिंट करना जानती है, मैप देखना जानती है। 3 बसें बदलकर मेरे सामने खड़ी होकर एक निष्पक्ष मौके की भीख मांग रही है। उसने बिना कुछ और समझाए फोन काट दिया। उस रात वह शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी सी बस्ती में गया, जो माया शर्मा के पते के रूप में दर्ज थी। छोटी गली बिजली के तारों से भरी हुई थी। पीली स्ट्रीट लाइट की रोशनी नीचे पड़ रही थी, दीवारों पर काई जमी हुई थी और छज्जे अस्थायी थे। कमरा नंबर 12 दिखाई दिया, जिसका लक्की का दरवाजा दीमक खा चुका था और उसे प्लास्टिक के टुकड़े से जोड़ा गया था। दरवाजे की दरार से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। अर्जुन बाहर चुपचाप खड़ा रहा। उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, वह बस उस पतली सी दरार से झांक रहा था जहां से एक धीमी आवाज आ रही थी, मां थोड़ी खिंची खा लो ताकि कल उठने की ताकत मिले। मैंने बना दी है, पतली ही है क्योंकि घर में सब भी खत्म हो गई है, लेकिन मैंने इसमें अदरक डाला है जैसा आप सिखाती हो। उसने एक महिला की कमोर हाँफती हुई सांस सुनी और फिर बच्ची की आवा हवा की तरह धीमी सुनाई दी, आज मैं
एक बहुत बभी और ऊंची इमारत में गई थी। मैं बहुत सारे बभे लोगों के बीच खबी थी। वे मुझ पर हंस रहे थे, लेकिन मैं डरी नहीं। मैंने सीईओ सर को फाइल दे दी है। उन्होंने मुझे बहुत देर तक देखा। मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रहे थे, लेकिन उनकी आंखें बाकी लोगों से अलग थीं। अर्जुन ने अपने कोट की जेब में रखे हाथ को धीरे से भींच लिया। वह चुपचाप वहीं खा रहा। माँ, अगर उन्होंने फोन नहीं किया तो कोई बात नहीं। मैं कोई और तरीका सोचूंगी। मैं आपके लिए कहीं और नौकरी ढूंढूंगी। मुझे यकीन है आप कर लेंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। आप दुखी मत होना। बच्ची की आवाज भर्रा गई। थोड़ी देर बाद धीमी, प्यार भरी लोरी की आवाज आई। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। अर्जुन मुड़ गया। उसकी परछाई रोशनी से भीगे सीमेंट के फर्श पर लंबी खिंच गई। उसका दिल भारी था, किसी खारिज की गई फाइल के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल में फैल रही शर्मिंदगी की भावना के कारण। उसने अपने कर्मचारियों से कहा था कि एक बबरी कंपनी को प्रतिभाशाली लोगों, साफ रिकॉर्ड और परफेक्ट प्रोफाइल की जरूरत होती है। लेकिन कब से वह जो शून्य से उठा था, यह भूल गया था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रेज्यूमे में नहीं होती, लेकिन वे एक इंसान को परिभाषित करती हैं। उसने ऊपर के अंधेरे रात के आसमान को देखा। ठंडी हवा उसके दिल तक चुभ गई। कल उसे क्या करना है वह जानता था। उस सुबह माया का फोन तब बजा जब वह दिया के लिए कुल्ला करने के लिए गर्म पानी बना रही थी। स्क्रीन देखकर वह इतनी घबरा गई कि उसके हाथ कांपने लगे और गिलास गिर गया। फोन नंबर आदित्य ग्रुप के ऑफिस का था। दूसरी तरफ से एक विनम्र महिला की आवाज आई, जिसने बताया कि उन्हें सीईओ अर्जुन खन्ना के साथ एक व्यक्तिगत इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। माया कुछ देर तक स्तब्ध खड़ी रही, जब तक दिया ने घबराकर उसकी कमी नहीं खींची। तब जाकर वह होश में आई। उसे लगा कि शायद कोई गलती हुई है, या शायद उसकी बेटी का सपना सच में उस व्यक्ति के दिल तक पहुंच गया था जिसके पास फैसला लेने की शक्ति थी। माया ने अपनी पोसन से एक शर्ट उधार ली, अपनी फीकी पन चुकी पैंट को सीधा किया, दिया को समय पर खाना खाने की हिदायत दी और जल्दी निकल पाई। उस शानदार इमारत में घुसने से पहले वह कांच के दरवाजे के सामने रुकी, अपने बालों को ठीक किया जिसमें कुछ चांदी के तार झलक रहे थे, और अपनी कमी का कोना ठीक किया। उसकी आंखों में एक नाजुक उम्मीद की किरण थी। मीटिंग रूम में सभी वरिष्ठ अधिकारी पहले से ही बैठे थे। जब माया अंदर आई तो पूरा कमरा एक पल के लिए रुक गया। कुछ असहज नगरें, कुछ व्यंग्यात्मक मुस्कानें। किसी ने धीरे से कहा, इतना कि वह सुन सके, बिना डिग्री के सीईओ की सेक्रेटरी बनना चाहती है। एक दूसरे ने लापरवाही से अपनी उंगलियों को मैप पर थपथपाया। पता नहीं यह औरत कौन सा दाम खेलने वाली है। कुछ दिन पहले इसकी बेटी आई थी, लगा था कि मामला खत्म हो गया है। अर्जुन ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप फाइल के पन्ने पलटता रहा। जब उसकी नक्र माया पर पड़ी तो उसने उसके खड़े होने के तरीके में विनम्रता देखी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता भी पहचानी। इंटरव्यू शांत लेकिन गहरा था। क्या आप सूर्या इंडस्ट्रीज से नौकरी छोड़ने का कारण बता सकती हैं? माया ने सीधे उसकी आंखों में देखा। बिना झिझके उसकी आवाज धीमी लेकिन स्थिर थी। मैंने वहां लगभग 3 साल काम किया, लेकिन आखिरी साल में एक सीनियर ने जानबूझकर मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मैं चुपचाप सहती रही, लेकिन जब उसने मेरे साथ छेड़छाड़ की तो मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कोई मेरा विश्वास नहीं करता। मैं बिना बताए चली आई। मुझे पता है कि इससे मेरी छवि खराब हुई, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी यह सोचकर बड़ी हो कि उसकी मां ने अपनी नौकरी बचाने के लिए अपमान सहा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, उसने बस धीरे से सिर हिलाया और फाइल बंद कर दी। बोर्ड चुप था। कुछ लोग नाखुश थे, लेकिन किसी ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। इंटरव्यू खत्म हो गया। कोई वादा नहीं, कोई नतीजा नहीं।
बस उस ठंडे सीईओ की एक समझ से परे नैर। माया ने सिर झुकाकर नमस्ते किया और चुपचाप चली गई। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। केवल 24 घंटों के भीतर कंपनी के अंदर अजीब अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे कि माया का सीईओ के साथ पहले से कोई रिश्ता था। कुछ ने कहा कि वह एक पुरानी प्रेमिका थी जो सहारा ढूंढने वापस आई थी। यहां तक कि यह भी अफवाह थी कि वह अर्जुन को फांसाकर अपनी जिंदगी बदलना चाहती थी। सबसे दुखद बात यह थी कि एचआर हेड, जिसे माया ने तब पीछे छोड़ दिया था जब उसकी फाइल पर दोबारा विचार किया गया था, वही इन बुरी अफवाहों को चुपके से फैला रही थी। वह यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि बिना डिग्री, बिना किसी सहारे वाली एक महिला सीईओ के सामने उसे नीचा दिखाए। मकान मालकिन ने जब ये अफवाहें सुनी तो वह भी सतर्क हो गई। उसने इशारों में कहा कि वह नहीं चाहती कि कोई बदनाम व्यक्ति उसके क्वार्टर में रहकर माहौल खराब करे। पड़ोसियों ने माया और उसकी बेटी को शक की नहरों से देखना शुरू कर दिया। दिया स्कूल गई तो उसके दोस्त उसे अमीर आदमी को फंसाने वाली की बेटी कहकर चिढ़ाने लगे। माया चुपचाप सहती रही, लेकिन दिया बर्दाश्त नहीं कर पाई। उस दोपहर स्कूल के बाद जब दोस्त उसे चिढ़ाते हुए उसके पीछे भाग रहे थे, तो वह तेजी से भागी और सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई। उसके माथे से खून बहकर उसके चेहरे और कॉलर पर फैल गया। टीचर घबरा गई। उसने एम्बुलेंस और फिर उसकी मां को फोन किया। माया अपने मुंहे तुहे कपों में अस्पताल भागी, अपनी बेटी को सफेद पट्टी बांधे बेहोश लेटे देखकर वह फूट फूट कर रो पी। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, उसकी आवाज कांप रही थी। शायद मेरी ही गलती थी। मुझे सपने नहीं देखने चाहिए थे। मुझे उस जगह पर कदम नहीं रखना चाहिए था जहां लोग पहले से ही तय कर लेते हैं कि कौन जीने के लायक है और कौन नहीं। मुझे तुम्हें अपने साथ यह दुख नहीं झेलने देना चाहिए था। दिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अस्पताल के बिस्तर पर चुपचाप लेटी रही, लेकिन उसकी छोटी आंखों के कोनों से निकलते आंसू ने माया का दिल निचोड़ दिया। उसने अपना माथा अपनी बेटी के हाथ पर टिकाया और फुसफुसाया, मां को माफ कर दो। अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं बस एक सामान्य जिंदगी जीऊंगी ताकि तुम्हें फिर कभी दर्द न हो। उस रात जब अर्जुन ने सुना कि दिया गिरकर अस्पताल में भर्ती है, तो उसने एक पल भी नहीं सोचा। वह शेयरधारकों के साथ चल रही मीटिंग को बीच में ही छोड़कर चला गया, जिससे सब हैरान रह गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ग्रुप को 10 साल तक चलाने के दौरान उसने सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए गाड़ी चलाई, जहां उसके एक कर्मचारी ने बताया था कि माया और उसकी बेटी का इलाज चल रहा है। छोटा सा कमरा कॉरिडोर के आखिर में था। पीली रोशनी दिया के चेहरे पर पड़ रही थी, जो गहरी नींद में थी। सिर पर सफेद पट्टी बंधी थी और चेहरा पीला पड़ गया था। माया बिस्तर के किनारे बैठी थी, घुटनों को पके हुए। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन अब रोने के लिए आंसू नहीं बचे थे। अर्जुन बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आया। माया ने सिर उठाया। वह चौंक गई। वह न तो उठ पाई और न ही कुछ बोल पाई। दोनों की नजरें मिलीं, एक हैरान, एक निशब्द। वह आगे बढ़ा, कुछ देर बिस्तर के पास खड़ा रहा। उस बच्चे के पीले चेहरे को देखता रहा। उसे लगा जैसे कोई चाकू उसके दिल में गहरा उतर गया हो। फिर उसकी नंग बिस्तर के किनारे लटकते उस नन्हे हाथ पर पड़ी। दिया की कलाई पर एक हल्का सा निशान था, एक लंबी खरोंच जैसा, जैसे किसी कांच के टुकड़े से कटा हो। और फिर उसका दिल जैसे रुक सा गया। यादें कल की तरह साफ हो गईं। 20 साल पहले एक घनघोर बारिश की शाम, अर्जुन नाम का एक गरीब छात्र लाइब्रेरी से अपने कमरे की ओर जा रहा था कि तभी एक मोटरसाइकिल ने उसे पीछे से जोर से टक्कर मार दी। कोई भी मदद के लिए नहीं रुका। वह पानी के गड्ढे में पा रहा, चकित और दर्द में फिर बेहोश हो गया। जब वह अस्पताल में जागा तो डॉक्टर ने उसे बताया कि एक युवा लकी ने एम्बुलेंस बुलाई थी और अपने पर्स के सारे पैसे छो गई थी। उसने अपना नाम नहीं बताया, बस रिसेप्शन पर एक हाथ से लिखा नोट छोड़ा था।
हिम्मत मत हारना। मुझे यकीन है आप सफल होंगे। उस दिन से वह उस लक्की का बहुत आभारी था, लेकिन कभी जान नहीं पाया कि वह कौन थी। उसे बस धुंधला सा याद था कि वह एक छोटी सी लक्की थी, जिसकी आवाज़ बहुत नरम थी, और जब उसने उसे उठाया था तो उसकी कलाई पर एक छोटा सा निशान था। अब माया को देखते हुए सारे टुकड़े झूमने लगे थे। उसने ध्यान दिया कि उसकी बाईं कलाई पर वही निशान अभी भी था, छोटा सा लेकिन पहचानने योग्य। वह आगे बढ़ा, उसकी आवाज़ भारी हो गई। तुमने एक बार एमजी रोड पर बारिश की शाम में एक दुर्घटनाग्रस्त लड़के की जान बचाई थी, है ना? माया चौंक गई। उसने अपनी पलकें झपकाईं और थोड़ा पीछे हटी। आपको यह कैसे पता? उस समय मैं तुम्हें धन्यवाद नहीं कह सका। मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता था, लेकिन मैं कभी भूला नहीं। कमरा जैसे सांस लेना भूल गया। माया ने उसे और ध्यान से देखा, जैसे उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। काफी देर बाद वह बोल पाई, तुम वही छात्र थे। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैं कभी नहीं जान पाया कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन इतने सालों में मैंने वह कहानी सैकड़ों बार कृतज्ञता के साथ सुनाई है। मैंने सोचा था कि बहुत सारा दान करके, बहुत से लोगों की मदद करके काफ़ी होगा, लेकिन आज तुमसे दोबारा मिलकर मुझे एहसास हुआ कि मैं उसी इंसान को भूल गया था जिसने एक बार मेरी जान बचाई थी। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। फिर भी मैंने अपनी मददगार और उसकी बेटी को इन जहरीली अफवाहों के कारण दुख झेलने दिया। वह बिस्तर के पास एक कुर्सी पर बैठ गया। दिया को देखा, जो अभी भी सो रही थी। उसने धीरे से उसके नन्हे हाथ को छुआ। मैं तुमसे एक माफी का कर्जदार हूं, और मैं इस बच्ची से एक बेहतर भविष्य का कर्जदार हूं। उसका पर्सनल असिस्टेंट अभी अभी वहां पहुंचा था। उसने उसे एक नई फाइल दी जो पहले से तैयार थी। उसने वह फाइल माया को दी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। यह नियुक्ति का फैसला है। तुम एडमिनिस्ट्रेशन विभाग की वाइस प्रेसिडेंट का पद संभालोगी, क्योंकि कोई भी इंसानों को तुमसे बेहतर नहीं समझता। इसलिए नहीं कि तुमने मुझे बचाया था, बल्कि इसलिए कि आज मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे पास वह दिल है जिसकी इस कंपनी को ज़रूरत है। माया की सिसकी निकल गई। उसके हाथ कांप रहे थे और वह काग नहीं पक पा रही थी। उसके दिल में दबा सारा दर्द, सारी कवाहट आंसुओं में बह निकली। अर्जुन अपने असिस्टेंट की ओर मुहा सारा, हमें ऐसे सेक्रेटरी की ज़रूरत नहीं है जो मेरे पीछे शेड्यूल बनाने या कॉफ़ी बनाने के लिए घूमे। हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो दूसरों के लिए जीना जानता हो, जो सही काम करना जानता हो, भले ही कोई देख न रहा हो, और वह इंसान यही है। उस रात बाहर फिर से 20 साल पहले की तरह बारिश हो रही थी, लेकिन उस छोटे से कमरे में 3 लोग थे। एक कर्जदार, एक जिसने कभी मदद की थी, और एक नन्ही परी जो चुपचाप बैठे थे। कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आखिरकार दिल ने अपनी बात कह दी थी। उस घटना के 1 महीने बाद आदित्य ग्रुप ने मुख्य सभागार में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जो आमतौर पर केवल बड़े आयोजनों के लिए होता था, जिसमें सभी स्तर के नेता और सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी मौजूद थे। हर साल के विपरीत इस बार की पार्टी का माहौल विशेष रूप से गंभीर और भावुक था, क्योंकि कई लोगों ने सुना था कि सीईओ कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक घोषणा करने वाले हैं। जब लोग अभी भी फुसफुसा रहे थे, मंच की रोशनी बंद हो गई और एक धीमी कोमल संगीत बजने लगी। सभागार के बीच में विशाल एलईडी स्क्रीन पर एक क्लिप चलने लगी। पहली तस्वीर एक छोटी सी बच्ची की थी, जो पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म में 33वें कॉन्फ्रेंस रूम के बीच में खड़ी थी। उसकी मासूम आवाज़ गूंजी, जिससे सब सन्न रह गए। मेरी माँ बीमार हैं, वह नहीं आ सकती, मैं उनकी जगह आई हूँ। सभी की आंखें स्क्रीन पर थीं। दिया के फाइल ढूंढने के हर पल उसका शर्मा कर सिर झुकाना, फिर भी अपनी माँ के बारे में हिम्मत से बोलना, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था।
किसी ने धीरे से अपना मुंह ढक लिया, किसी ने सिर झुकाकर अपने आंसू पोंछे। जब क्लिप खत्म हुई, रोशनी जली और फिर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जब उन्होंने दिया को इस बार एक सुंदर सफेद फ्रॉक में देखा, जिसकी पीठ पर गुलाबी रंग का रिबन बंधा हुआ था और वह अर्जुन का हाथ पककर मंच पर आ रही थी, वह तालियों की गगहाहट के बीच आत्मविश्वास से मुस्कुराती हुई चल रही थी। ठीक पीछे माया एक सुंदर सूट पहने खजी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उसमें वही विनम्रता थी। वह मंच के एक कोने में खजी थी, अपना हाथ सीने पर रखे हुए, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। अर्जुन ने सिर झुकाकर सबका धन्यवाद किया और फिर माइक्रोफोन उठाया। मैं जानता हूं कि आज व्यक्तिगत कहानियां सुनाने का दिन नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जीवन में कुछ छोटे पल होते हैं जो पूरे समूह के लिए एक बड़ा सबक लेकर आते हैं। वह दिया की ओर मुआ। उसकी आंखें एक पिता की तरह कोमल थीं, जो अपनी बेटी को देख रहा हो। इस 7 साल की बच्ची ने मुझे किसी भी उस वयस्क से ज्यादा सिखाया है जो इस कंपनी में इंटरव्यू देने आया है। इसने मुझे कर्तव्य, साहस, परिवार में विश्वास और विशेष रूप से दयालुता के मूल्य के बारे में सिखाया है। वह एक तरफ हटा और माया की ओर हाथ बढ़ाया। वह मां जिसे कम आंका गया था, क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं थी। उसके दर्द भरे अतीत के कारण, उसकी गरीबी के कारण वह इंसान है जिसने मुझे यह समझाया, कोई भी डिग्री एक दिल से ज्यादा कीमती नहीं होती। कोई भी पद उस व्यक्ति से ज्यादा ऊंचा नहीं होता जो चुपचाप अपनी अंतरात्मा और करुणा के साथ जीता है। हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें माया पर थीं, जो तालियों की न रुकने वाली गगगाहट के बीच भावुक खगी थी। इसीलिए आज मैं सम्मानपूर्वक घोषणा करता हूं कि श्रीमती माया शर्मा आदित्य ग्रुप में विशेष प्रशासनिक निदेशक का पद संभालेंगी। इसलिए नहीं कि उनके पास डिग्री है, बल्कि इसलिए कि उनके पास दिल है। तालियों की गगगाहट गूंज उठी। कुछ लोग हाय हो गए, कुछ एक दूसरे को देख रहे थे भावुक होकर, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पहली पंक्ति में एचआर हेड, जिसने कभी ताना मारा था और झूठी खबरें फैलाई थीं, सिर झुकाए बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। इस कार्य भाली पंक्ति में घटना के तुरंत बाद उस व्यक्ति को व्यावसायिक नैतिकता के उल्लंघन के लिए निलंबित कर दिया गया और पूरे समूह को समझ आया कि ईर्ष्या ने कितने अच्छे लोगों को गलत तरीके से बदनाम किया था। पीछे बैठा एक युवा कर्मचारी अपने सहकर्मी से फुसफुसाया, मैंने कभी उस बच्ची का मार्क उड़ाया था, अब बहुत शर्म आ रही है। दूसरे ने सिर हिलाया। यह एक महंगा सबक था। सच में कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। मंच पर अर्जुन धीरे से एक घुटने पर झुका, दिया का हाथ पकड़ा और दोनों मां बेटी के सामने सिर झुकाया। तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मैंने खुद को फिर से पाया। मैंने वह कारण पाया कि मैंने क्यों शुरुआत की थी। मैंने उस इंसान को पाया जिसे मैं सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट और मुनाफे की दुनिया में लगभग खो चुका था। दिया मुस्कुराई। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ कसकर पक लिया। एक ऐसा हाथ पकना जो पूरे विश्वास का प्रतीक था। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो लोग एक एक करके बधाई देने आए। माया की आंखों में आंसू थे। वह हर धन्यवाद और हर हाथ मिलाना स्वीकार कर रही थी। अब किसी को भी उसके बिना डिग्री वाले अतीत की याद नहीं थी। केवल एक मां के लिए सम्मान बचा था जो पूरे दिल से जीती थी। उस शाम दिया की कहानी सोशल मीडिया और समाचारों में छा गई, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हर ऑफिस में चर्चा का विषय बन गई। इसलिए नहीं कि यह खास थी, बल्कि उस सबक के कारण जो इसने दिया था कि दयालुता को अस्थायी रूप से नगरंदा किया जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा सम्मान मिलेगा। कि कभी भी किसी को उसकी शक्ल या परिस्थितियों से मत आंको। और एक 7 साल की बच्ची वयस्कों को अपने साहस और सच्चे प्यार से जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा सकती है, क्योंकि हिसाब, किताब
और प्रतिस्पर्धा से भरी इस दुनिया में अभी भी कुछ छोटे दिल इतने पवित्र हैं कि वे उन लोगों को भी हिला सकते हैं जो पत्थर बन चुके थे। नमस्ते दोस्तों, आप सब कहाँ कहाँ से हमें देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी हमेशा सुरक्षित और शांति से रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है, तो उसे हमारे साथ जरूर साझा करें ताकि हम सब उसे सुन सकें।